हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मशाला में। तो हम लोग जैसा कि टारगेट सीरीज में बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उनके सिलेबस वाइज। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इससे जो हमने टॉपिक लिया है आज का स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉप 35 एमसीक्यू विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। यहाँ पर देखिए, ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी के अकॉर्डिंग उनका पूरा सिलेबस है, जो हमारे एचएपी के अंदर जो हमें टॉपिक कवर करने सारे टॉपिक्स हैं। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जितने भी आपके सिस्टम है सबको कवर कर लेंगे, सारा हमारा एचएपी हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 एमसीक्यू। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड, मतलब हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना और उसका आपस में क्या रिलेशन है उसको क्या क्या बोलते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए, शरीर की संरचना और उससे संबंधित उससे आपसी संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी या नॉन ऑफ दीज। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनाटॉमी बोलते हैं। पहले का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। पूछा है द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, यानी शरीर के अंगों के कार्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी यहाँ पर फंक्शन पूछ लिया, हमारे जो बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं उनके फंक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन पढ़िए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी या नॉन ऑफ दिस। तो फंक्शन, बॉडी पार्ट के फंक्शन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ा जाएगा। तो इसको दो डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, वो हमारा कौन कौन सा? हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। अगर एनाटॉमी के बारे में समझे, एना को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एना का मतलब अपर पार्ट, टॉमी का मतलब डिसेक्शन, बॉडी पार्ट को डिसेक्ट करके स्टडी करना, डिसेक्शन। अगर पूरा इसको अगर समझे हम, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड रिलेशनशिप, यानी बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना और उससे रिलेटेड क्या रिलेट करे एक दूसरे से, उसी के अध्ययन को एनाटॉमी बोलते हैं। अगर इसके स्कोप के बारे में बात करें, इसके अंदर सेल बायोलॉजी आती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, ग्रॉस एनाटॉमी आती है जिसको टोपोग्राफिकल बोलते हैं या रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं, और इसके अंदर हिस्टोलॉजी आ जाता है, सिस्टेमिक एनाटॉमी आता है, अप्लाइड एनाटॉमी। इन सबका डिफिनीशन भी पता होना चाहिए, एग्जाम में डिफिनीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेल बायोलॉजी क्या होती है? सेल बायोलॉजी, सेल का हिंदी मतलब कोश क्या होता है? तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल, मतलब बायोलॉजी की बात, विज्ञान की भाषा का, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका फंक्शन पढ़ते हैं, उसका बिहेवियर पढ़ते हैं। ये सारे स्टडी हम सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है? द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच, मतलब एक ऐसा अध्ययन, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एनिमल एंड प्लांट के ग्रोथ है, डेवलपमेंट के बारे में हम समझते हैं, उसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करें, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? ब्रूड हिंदी वर्ड में। तो एम्ब्रियो देख सकते हैं क्या इसके बारे में बता रहा है? द स्टडी द प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ गेमेट, यानी जो हमारे गेमेट्स होते हैं, यानी जिसे सेक्स सेल बोलते हो, उसका उसके अध्ययन को, उसका अध्ययन के बारे में डिटेल में पढ़ना, उसका फर्टिलाइजेशन को पढ़ना, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कैसे एम्ब्रियो बन रहा है, कैसे फोटस बन रहा है, इस सब की स्टडी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या आ जाएगा? इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसमें हम उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी पढ़ते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब उनको देखने के लिए आपको क्या, मतलब जो सॉरी, इसमें हम उस चीज की स्टडी करते हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत ना पड़े, उससे बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, यानी कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। हिस्टोलॉजी क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोलॉजी। इसको मतलब क्या होता है? हिस्टो मतलब ऊतक, यानी टिश्यू जिसे बोलते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू, यानी जिसमें हम टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। आज नेक्स्ट आ जाओ सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट मेक अप डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, जो हमारे बॉडी के एक अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। अगला आ जाए अप्लाइड एनाटॉमी। इसमें क्या होता है? इट डील्स विथ स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मतलब कैसे आप किसी डिजीज का डायग्नोसिस कर रहे हो, कैसे अध्ययन कर रहे हो, उससे रिलेटेड स्टडी हम पढ़ते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना, फिजियो मतलब फंक्शंस, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यहाँ पर अलग अलग स्कोप है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, न्यूरो फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और रीनल फिजियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग एंड टू गेट ऑक्सीजन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमारा ब्लड पंप हो रहा है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, ए फील्ड इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विथ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी मतलब जिसमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, इसके अंदर हम ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी और न्यूरो साइंस विच फोकस ऑन दी फंक्शनिंग ऑफ दी, किसके बारे में, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स के बारे में जो पूरी स्टडी हम न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, पैथो मतलब डिजीज मतलब डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद डिजीज या इंजरी, किसी डिजीज से रिलेटेड जो भी हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं वो सब हमारा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी मतलब सांस से रिलेटेड होगा, इसमें लंग ऑक्सीजनेशन ये सारी प्रोसेस आ जाएंगे। तो इट इज कैरेक्टराइज बाय द टू लिंक प्रोसेस दैट इज ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। रिनल मतलब किडनी होता है, इसमें हम किडनी से रिलेटेड उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा रिनल फिजियोलॉजी आ जाएगा। इस तरीके से आपने पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पूरा डिटेल देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, इसे क्या बोलते हैं, मतलब शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जो शरीर के किसी विशिष्ट भाग के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है। ऑप्शन रीजनल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रीजन वाइज स्टडी करना ही रीजनल एनाटॉमी कहलाता है, थर्ड का पहला वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, पूछा द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट मेकअप डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, यानी एक अलग शरीर प्रणाली बनाने वाली संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़िए, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिस्टेमिक एनाटॉमी या ग्रॉस एनाटॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक एनाटॉमी हो जाएगा, फोर्थ का थर्ड वाला। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 5 पूछा है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। अभी पीछे पढ़ के आए आप, तो ऑप्शन पढ़िए, ग्रॉस एनाटॉमी, टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी या ऑल ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा था जो हमारा ग्रॉस एनाटॉमी होता है उसके अंदर हम लोग उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर, ग्रॉस एनाटॉमी को हम लोग टोपोग्राफिकल एनाटॉमी भी बोल रहे थे और रीजनल एनाटॉमी के नाम से भी जाना जा रहा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, पांचवे का चौथा वाला। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, द स्टडी ऑफ डिजीज डायग्नोसिस इज कॉल्ड, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हो, रोग निदान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़िए, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड एनाटॉमी हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी तो हो नहीं सकता, इसके अंदर हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं, पूछा है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़िए, मायोलॉजी, साइटोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी। सेल के बारे में बात कर रहा था, तो सिंपल था, साइटोलॉजी पे ही जाना है, 7 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। मायोलॉजी में मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल, मतलब संरचनात्मक संगठन के किस स्तर में परमाणु और अणु शामिल होते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल। तो आपको पता होना चाहिए, हमारा एटम और मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे तो किस लेवल पे करेंगे, केमिकल लेवल पे ही कर सकते हैं। ओके, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पूछा इट इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर सेल टू फॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, मतलब यह एक विशेष कार्य करने के लिए समान कोशिकाओं की संगठनात्मक व्यवस्था द्वारा बनता है, उसको क्या बोलते हो। तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा, पढ़िए ऑप्शन, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल। तो जहां पर भी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का बारे में बात करेगा समझ जाना, टिश्यू लेवल के बारे में बात कर रहा है, तो 9 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो हमारे बॉडी में लेवल्स होते हैं
इस लेवल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर लेवल आप आगे हमारे कितने थे, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। तो केमिकल लेवल में अभी जस्ट आपने पढ़ा, इसके अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। सेलुलर लेवल में हम बेसिक, हमारी जो सेल्स होती है हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट भी कहलाती है और ये हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और जो हमारे रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होती है। टिश्यू लेवल बारे में बात करें तो क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर सेल। हमारे जब ढेर सारे सेल आपस में कंबाइन कर जाती है तो हमारा एक क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। उसके बाद जब ढेर सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। लाइक जैसे 2 और मोर डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ए ऑर्गन, लाइक जैसे लीवर, जैसे हार्ट हो गया, ये सारे क्या ऑर्गन कहला रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। अब डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 2 और मोर ऑर्गन अलॉन्ग विद एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द जनरल फंक्शन, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब आगे हम पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनिज्म लेवल। अब सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे 11 ऑर्गन सिस्टम जो है सब एक साथ कंबाइन कर दिया जाए और एक बॉडी के अंदर डाल दिया जाए, वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म हमारे जैसा बन जाता है, वही कहलाता है ऑर्गेनिज्म। तो वही कह रहा, मैनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म एंड ईच ऑर्गन डिपेंड ऑन ईच अदर। और सारे ऑर्गन का काम एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। हमारा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। अगर एक भी सिस्टम अगर खराब हुआ तो पूरी बॉडी में काम करना सही से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया, तो कितने सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम मतलब तंत्र जिसे बोलते हो। तो ऑप्शन पढ़िए 6, 8, 11, 13। तो करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। तो 10th का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, पूछा है दिस सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन। मतलब वो कौन सा सिस्टम है जो हमारा बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी रखता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्केलेटल सिस्टम। हमारा स्केलेटल सिस्टम ही होता है जो हमारे लिए एक ढांचा प्रोवाइड करता है और सभी अंगों को उसी के अंदर रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर टोटल 11 सिस्टम जो हमारे बॉडी में होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम होता है, देन मस्कुलर सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, देन इंटीग्रेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करें, वही हमारा ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। मस्कुलर सिस्टम हम मसल से रिलेटेड जो हमारे बॉडी में लोकोमोशन जो हम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी का अलग अलग पोस्चर बना पा रहे हो, जो हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन भी, ये सब मसल सिस्टम की वजह से हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम की वजह से। एंडोक्राइन सिस्टम में जी, इसमें जितने भी ग्लैंड से रिलेटेड आप हमारे बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे हार्मोन जो सिक्रिएट कर रही हैं अलग अलग ग्लैंड से, वो सब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पड़ते हैं। आप अगर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इस तरीके से होती हैं। नर्वस सिस्टम बारे में आ जाओ, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी दिस सिस्टम परसीव वेरियस स्टिमुलस, अलग अलग टाइप का जो हमें सेंस फीलिंग्स महसूस होती है। आप कुछ चीज़ टेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ स्मेल कर रहे हो, महक आ रही, किसी का टच करने जो फीलिंग्स आ रही है, कुछ भी सुन रहे हो, ये सब नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट कर रहा है जितने भी आपके वेरियस स्टिमुलाई हो रहे हैं। अगला जो इंटीग्रेटरी सिस्टम, अब हमारे बॉडी में हमारे इंटीग्रेटरी सिस्टम का रोल क्या होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के इंटीग्रेटरी सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर स्किन आता है, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, सारे हमारे इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं, यानी दिस सिस्टम हेल्प टू डिलीवरी द ऑक्सीजन एंड CO2 टू दी हाईली वेस्कुलराइज्ड एल्वुलाई। मतलब हमारे बॉडी में जो भी CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से हो रहा है। अगला जो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन हमारी बॉडी में जो हम खाना खा रहे हैं उसको बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है, वो सब इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से हो रहा है। तो दिस सिस्टम ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टेड फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाओ, दिस सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है इसके अंदर जितने भी आपके ब्लड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है, हमारा जो भी हार्ट जो हमारा ब्लड पंप कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये सब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो अगला हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनी की मदद से।
ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस सिस्टम हैव टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से हम आगे नए अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम क्या होता है। अब ये सारे बॉडी, सारे सिस्टम से, अब सारे सिस्टम सही से काम करें, हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाया गया, इम्यून सिस्टम। यानी दिस सिस्टम अलॉन्ग विथ लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मिलके हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अलग अलग डिजीज, अलग अलग इन्फेक्शन से, राइट। तो इस तरीके से सारे 11 सिस्टम के काम है, आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, स्किन, हेयर्स एंड नेल्स और स्ट्रक्चर ऑफ विच बॉडी सिस्टम। यानी स्किन, नेल, हेयर हमारे किस बॉडी सिस्टम के पार्ट है। ऑप्शन पढ़े, स्केलेटल सिस्टम, इंटीग्रिटी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जल्दी से एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम है तो हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है हम लोग ग्लैंड्स के बारे में, नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चा क्या, इंटीग्रिटी सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड। अब आपको बताना कौन सा सिस्टम है जो हार्मोन्स निकलवाने में मदद करता है ग्लैंड की मदद से। ऑप्शन पढ़े, स्केलेटल सिस्टम, इंटीग्रिटी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो आपने पढ़ा जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वही हमारा होता है जो हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्प करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ का बेसिक, हमारे जो लाइफ है उसका बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यानी जो जीवन प्रक्रिया का बेसिक बुनियाद क्या होता है। यहाँ पर पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए हमारे लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव, हम लोग किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स देते हैं, हमें अगर हीट कहीं तो हीट पे हमारा बॉडी पार्ट किसी गर्म चीज पे टच हुआ, हम उसको तुरंत हटा लेते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और हमारा क्या होता है, मूवमेंट, लोकोमोशन, सारे हमारे प्रॉपर्टी हो जाती है। रिप्रोडक्शन भी तो करते हैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमारे बॉडी में खुद का ग्रोथ भी होता रहता है। ये सारी प्रोसेस हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर आ जाती है। करेक्ट आंसर हमारा 14 का डी वाला हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पढ़िए, पूछा, मैनी केमिकल रिएक्शन अकर इन दी बॉडी इज कॉल्ड। हमारे बॉडी में जो अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन चलती है, आपको क्या पता, हमारे बॉडी में एक दो केमिकल रिएक्शन नहीं, हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती रहती हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन पढ़िए, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, या होमियोस्टेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन चलती है। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप होता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल बन जाते हैं, इसे एनाबॉलिज्म बोलते हो। और केटाबॉलिज्म क्या होता है, जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको तोड़ तोड़ के, काट काट के, यानी ये ट्रिक्स याद कर सकते, केटा मतलब काट डालना, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना केटाबॉलिज्म कहलाता है। और इसी दोनों प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और होमोस्टेसिस एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है बाहर के अकॉर्डिंग। अगर बाहर टेम्परेचर बदल रहा है तो ऐसा नहीं हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बदलेगा, नहीं, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 15 का राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए वाला, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस कॉल्ड इन विच इंजेस्टेड फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। मतलब वो प्रोसेस का नाम बताना जिसमें हम जब हम कुछ खाना को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, वो ब्रोकन डाउन किया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और वो बाद में हमारे स्टोमक में जाके, बॉडी में जाके अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन पढ़िए, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, डाइजेशन, डिफरेंशिएशन। अभी पीछे जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, हम जब लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यही तो पढ़े थे, हम जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल को जब हम खाते हैं, जैसे आपने कोई रोटी का टुकड़ा खाया, हमारे बॉडी में गया, हम उसको क्या करते हैं, कुछ कुछ के खाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम छोटा हो गया, अभी वो बारे स्टोमक में जाएगा, उसको और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाएगा। तो पूरी इस तरीके से पूरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे पार्ट में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग द मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के अंदर से जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट है उसके बाद उसको निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए, रेस्पायरेशन, ग्रोथ,
डाइजेशन या एक्सक्रीशन। आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन ही वो प्रोसेस है जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को। करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा डी वाला, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है द एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज। आ गया वही बात, एक स्थिर आंतरिक वातावरण बनाए रखने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशन, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स या होमोस्टेसिस। बिल्कुल होमोस्टेसिस ही करेक्ट आंसर होगा, इसको मैंने अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले। तो करेक्ट आंसर 18 का हमारा हो जाएगा डी वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। पूछा है इन विच पोजिशन in the body lying down in the horizontal plane with face pointing upward। मतलब आपको बताना किस स्थिति में शरीर क्षैतिज तल में होता है और चेहरा ऊपर की ओर करके लेटा होता है। अगर मतलब आप बिस्तर पे लेट जाओ और आप चेहरा ऊपर करके नॉर्मली लेटे हो, इसको क्या पोजीशन बोला जाएगा? एनाटॉमिकल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए जब आप लेटे हो और आपका फेस ऊपर हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाओ 20 पढ़िए। क्या पूछा गया है? इन विच पोजीशन इन दी बॉडी लाइंग डाउन। अब की बार भी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बॉडी है, लेकिन अब की बार जो फेस पॉइंटिंग है अब उल्टा हो गया, डाउनवर्ड हो गया। वही बताना कि किस स्थिति में किस स्थिति में शरीर क्षैतिज तल में है और चेहरा नीचे की ओर लेटा है। तो आप उसे को अब क्या कहोगे? एनाटॉमिकल, प्रोन, सुपाइन। सुपाइन तो होगा नहीं, सुपाइन तो जब अपवर्ड था तब था। अभी आपने सर को नीचे करके लेट गए हैं, यानी पेट के बल जिसे बोलते हो, इसको अब बोलेंगे हम प्रोन पोजिशन बोलते हैं, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट यहाँ पर आप इमेज से देख सकते हो, बेसिक एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी में जो बॉडी पोजीशन दो टाइप से होती है, प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है? बॉडी लाइंग फेस डाउन, अगर आप लेटे हो और फेस आपका क्या है? डाउन है, उससे बोलते हैं प्रोन पोजीशन। और सुपाइन पोजीशन क्या होता है? इफ द बॉडी इज लाइंग फेस वन फेस अप, और जब आप फेस ऊपर करके लेटे हो, इसे सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। पूछा इन विच रीजन आर स्कल एंड फेस प्रेजेंट। स्कल और फेस किस रीजन पाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए, सिफेलिक, सर्वाइकल, ट्रंक या लोअर लिम्ब में। तो इसको हमें पता होना चाहिए, हमारा जो स्कल एंड फेस हमारा होता है, ये हमारा किस रीजन होता है? सिफेलिक रीजन होता है। करेक्ट आंसर 21 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आ जाओ, पढ़ो। पूछा है सोल्जर आर्म पिट, आर्म यानी पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम द सोल्जर टू एल्बो जिसे बोलते हैं। उसके बाद फोर आर्म मतलब पोर्शन ऑफ द लिम्ब फ्रॉम द एल्बो टू रिस्ट, और इसके अंदर रिस्ट, हैंड, ये सब किस रीजन में पाए जाते हैं? तो आपको पढ़ना है ऑप्शन सिफेलिक, सर्वाइकल, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे हमारे अपर लिम्ब के पार्ट है, अपर लिम्ब के सारे पार्ट के नाम बता रहा। तो 22 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजनल नेम। तो रीजनल नेम में आपने हेड पढ़ा, हेड सिफेलिक रीजन में होता है, नेक हमारा सर्वाइकल रीजन में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेड रीजन में क्या क्या पाया जाता है। तो हेड कंसिस्ट ऑफ स्कल एंड फेस होता है। स्कल के अंदर भी बहुत सारे चीजें होती हैं, इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टर रहता है। और फेस जो होता है फ्रंट पोर्शन होता है हमारे हेड का, इसके अंदर फेस में हमारे आई होता है, नोज होता है, माउथ होता है, फोरहेड होता है, चीक आ जाता है, चिन आ जाते हैं। अगर नेक के बारे में बात करें, जिस सर्वाइकल रीजन में होता है, तो नेक सपोर्ट करता है हेड एंड अटैच टू इट, ट्रंक को अटैच करवाने में मदद करता है। और ट्रंक क्या होता है? ट्रंक कंसिस्ट ऑफ, ट्रंक के अंदर क्या चेस्ट आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है, पेल्विस पोर्शन आ जाता है। और अपर लिम्ब में हमारे जितने भी हाथ में जितने भी सारे पार्ट के नाम, सोल्जर हो गया, आर्म पिट हो गया, फोर आर्म हो गया, रिस्ट हैंड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और लोअर लिम्ब में आपके पैर वाले सारे पोर्शन, उनके नाम, और साथ में बटक, थाई, लेग, एंकल, फुट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर इमेज के फॉर्म में आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर हेड है, ये हेड वाले रीजन को हम लोग, ये सिफेलिक रीजन है। उसके बाद जब आप नेक के पास आओगे, सर्वाइकल रीजन आ जाएगी। ये हमारा डॉर्सल पोर्शन जो बैक साइड होता है, इसको बैक साइड को डॉर्सल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा ये इमेज देख सकते हैं। ये हमारा एंटीरियर यानी वेंट्रल व्यू है, और ये बी वाला हमारा पोस्टीरियर यानी डॉर्सल व्यू है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। पूछा है दी वर्ड एंटीरियर मीन्स। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए, at or toward the front of the body, away from the insertion point of structure, at the back or rear of the body, या toward the middle of the body। तो 23 करेक्ट आंसर क्या? इंटीरियर का मतलब होता है at or toward front of the body, इंटीरियर को बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 24 पे आ जाओ। पूछा है द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड बॉडी इनटू
इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड। अब आपको उस इमेजिनरी लाइन का नाम बताना जिसकी मदद से बॉडी को हम इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए प्रॉक्सिमल, डॉर्सल, मीडियल या लैटरल। तो इसको हम मीडियल लाइन बोलते हैं। करेक्ट आंसर 24 का सी वाला हो जाएगा। 25 पे आ जाते हैं। पूछा है फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन इंडिकेट। जब हम मिड लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हो? सॉरी बैक आ गए। हाँ, उसको क्या बोलते हो? ऑप्शन पढ़िए प्रॉक्सिमल, डॉर्सल, मीडियल या लैटरल। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, उसको हम लैटरल बोलते हैं क्योंकि आपने मिड लाइन से थोड़ा सा दूर चले गए लैटरल पोजीशन पे। तो करेक्ट आंसर 25 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 26 पे आते हैं। पूछा गया नियरेस्ट टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक इज कॉल्ड। मतलब जो हमारा नियरेस्ट पोजीशन होता है, जो हमारा लिम्ब का सबसे नियरेस्ट पोजीशन होता है, उसको क्या बोलते हो? ऑप्शन पढ़िए प्रॉक्सिमल, डॉर्सल, मीडियल, लैटरल। मीडियल लैटरल तो होगा नहीं, अभी आपने उसको पढ़ लिया। डॉर्सल मतलब जो डिस्टेंस वाला पोर्शन होता है, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला। तो इसका करेक्ट आंसर 26 का ए वाला हो जाएगा। प्रॉक्सिमल मतलब पास। तो जो नियरेस्ट अटैचमेंट होता है लिम्ब का ट्रंक से, उसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। 26 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर सुपीरियर, इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है? टुवर्ड द हेड रीजन के पोर्शन को बोलते हैं, यानी अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इंफीरियर क्या होता है? अवे फ्रॉम द हेड से दूर वाले पोर्शन को इंफीरियर बोलते हैं, यानी लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड इसी तरीके से एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डार्सल बोलते हैं। वेंट्रल बोले तो नियर टू फ्रंट ऑफ द बॉडी पार्ट का जो फ्रंट में होता है। डॉर्सल जो होता है हमारे बैक साइड ऑफ बॉडी पार्ट का जो बैक पोर्शन होता है। मीडियल, लैटरल इसी तरीके से समझ सकते हैं। मीडियल मतलब नियरर टू द मिड लाइन, और वो इमेजिनरी लाइन जो लेफ्ट और राइट साइड में इक्वली डिवाइड हो। लैटरल क्या होती है? फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन से जो थोड़ा सा डिस्टेंस में चली जाए। प्रॉक्सिमल क्या होती है? नियरेस्ट अटैचमेंट जो हमारी होती है। डिस्टेंस मतलब जो दूर से होती है, यानी फार्दर फ्रॉम द अटैचमेंट, जो हमारे लिम्ब के दूर वाला अटैचमेंट होता है, डिस्टल पार्ट बोलते हैं। इसी तरीके से सुपरफिशियल और डीप होता है। सुपरफिशियल क्या होता है? टुवर्ड आर सरफेस ऑफ द बॉडी के जो सरफेस पे जो पोर्शन होते हैं उसे सुपरफिशियल बोलते हैं। और डीप मतलब इंटरनल, अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से डिस्टेंस में जो होंगे उसे डीप बोलते हैं। इस तरीके से आप डायरेक्शनल टर्म को भी याद करिए। नेक्स्ट यहाँ पर इमेज देख सकते हो। ये हमारा जो हमारा पेट वाला पोर्शन होता है, ये हमारा इसको बोलते हैं वेंट्रल या एंटीरियर। और जो हमारा पीठ वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डार्सल या पोस्टीरियर। उसके बाद ऊपर जब जाओगे सुपीरियर जा रहे हो, नीचे जब आ रहे हो इंफीरियर जा रहे हो। और हमारा जो हमारे बॉडी का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे मीडियल लाइन बोलते हैं। और मीडियल लाइन से जब आप थोड़ा साइड जाओगे सर लैटरल साइड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। पूछा विच प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू इक्वल एंड राइट हाफ्स। तो अभी इसको जस्ट पढ़ के आए। ऑप्शन पढ़िए मिड सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन या ऑब्लिक प्लेन। तो 27 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मिड सैजिटल प्लेन इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 28 पे आ जाते हैं। पूछा गया विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो कौन सा बॉडी पार्ट जिसमें बॉडी पार्ट को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड हाफ में। तो मिड सैजिटल प्लेन ये तो होगा नहीं, मिड वाले में तो हमारा इक्वल पार्ट था। उसके बाद पैरासैजिटल प्लेन या फ्रंटल प्लेन या ऑब्लिक प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर पैरासैजिटल प्लेन में हम अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करते हैं। 28 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 29 पे आ जाओ। पूछा विच प्लेन्स डिवाइड बॉडी इनटू इंटीरियर यानी फ्रंट एंड पोस्टीरियर यानी बैक। तो इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में जो बॉडी डिवाइड है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए फ्रंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन या बोथ ए एंड बी या हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो 29 में अगर आप देखेंगे यहाँ दोनों बात करा, इंटीरियर मतलब फ्रंटल प्लेन का, पोस्टीरियर मतलब कोरोनल प्लेन का। तो करेक्ट आंसर 29 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन एंड पोजीशन का डिटेल डिफिनीशन। सैजिटल प्लेन क्या होती है? दो टाइप होती है, मिड सैजिटल प्लेन, पैरासैजिटल प्लेन। और इस मिड सैजिटल प्लेन में क्या होती है? बॉडी हमारी मिड लाइन से डिवाइड होती है इनटू इक्वल पार्ट में। पैरासैजिटल प्लेन मिड डिवाइड होती है अनइक्वल पार्ट में। और जो फ्रंटल यानी जिसे कोरोनल बोलते हैं, इसमें ए प्लेन दैट डिवाइड करती है बॉडी इनटू इंटीरियर, फ्रंट एंड पोस्टीरियर यानी बैक साइड में। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें क्या होता है? ए प्लेन दैट डिवाइड करती है बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन में, साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और ऑब्लिक प्लेन क्या होती है? प्लेन दो पास करती है बॉडी एंड ऑर्गन को एंड उसके बाद ऑब्लिक एंगल के साथ भी जाती है। ऑब्लिक एंगल क्या होती है? कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से के अलावा जो ऑब्लिक एंगल बनता है ऑब्लिक एंगल बोलते हैं। तो ये सारी डिफिनीशन पता होना चाहिए। अगर इसको इमेज से हम समझना चाहें, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सैजिटल प्लेन है, ये वाला प्लेन हमारा सैजिटल प्लेन है। ओके, उसके बाद अगर जब बॉडी को ट्रांसवर्सली यहाँ कट कर रहे हैं, इसको बोल रहा है ट्रांसवर्स प्लेन। और ये हमारा कोरोनल प्लेन, जब हम इस तरीके से बॉडी पार्ट को देख रहे हैं, ये हमारा कोरोनल प्लेन हो जा रहा है। और इधर हमारा इसी तरीके यहाँ पर देख सकते हो, जब हम अपने बॉडी के मिड पोर्शन को डिवाइड कर रहे हैं, मीडियल प्लेन बोल रहे हैं।
उसके बाद उससे थोड़ा सा साइड हट के जब डिवीजन हो रहा है तो उसको सैजिटल प्लेन बोल रहे हैं, और जब इस तरीके से डिवाइड हो रहा है तो फ्रंटल प्लेन बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर देख सकते हो द स्पेस दैट इंक्लोज द इंटरनल ऑर्गन बोन मसल्स एंड लिगामेंट इज कॉल्ड। अब आपको बताना वह स्थान जो आंतरिक अंगों हड्डियों मांसपेशियों को घेर के रखते से क्या बोलते हो, बॉडी पोजीशन, प्लेन, बॉडी कैविटी या नन। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बॉडी कैविटी। हमारे बॉडी कैविटी में ही सारे इंटरनल ऑर्गन, ये सारी चीजें रखी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। पढ़िए, पूछा गया यूरिनरी ब्लैडर पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड होती है? ऑप्शन पढ़िए, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल कैविटी या पेल्विस कैविटी। तो ये सारी हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है ये सारे कहाँ रखे गए हमारे? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए, पेल्विस कैविटी में रखे गए। 31 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो बॉडी कैविटी के अलग अलग क्या कहाँ रखा गया। क्रेनियल कैविटी के अंदर हम क्या रखते हैं? बोन्स एंड ब्रेन। इसके अंदर हमारे ये बोन से बनी होती है और इसके अंदर ब्रेन्स होता है। क्या होता है? ब्रेन, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। वर्टिब्रल कैविटी में क्या होती है? हम इस वर्टिब्रल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। उसके बाद आपका थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में क्या आती है? आपके जितने भी चेस्ट कैविटी में पता ना, हमारा हार्ट भी चेस्ट कैविटी में अंदर आता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपके सारे स्टोमक, स्प्लीन, लीवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और पेल्विस कैविटी में आपके यूरिनरी ब्लैडर, पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इंटरनल ऑर्गन और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी होते हैं ये सब पेल्विस कैविटी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर इमेज के फॉर्म में देख सकते हो, ये हमारा क्रेनियल कैविटी है जिसके अंदर ब्रेन्स होता है। उसके बाद आगे थोरेसिस कैविटी जहाँ पर आपका क्या होता है? हार्ट होता है। उसके बाद पीछे साइड में स्पाइनल कैविटी में आ जाओगे जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी आपने देखा, और ये पेल्विस कैविटी। ये अलग अलग टाइप की कैविटी का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। कुछ पढ़िए, पूछा गया वेयर इज द हार्ट लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? किस कैविटी में? ऑप्शन पढ़िए, चेस्ट कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट अपर एब्डोमेन में, पेल्विस कैविटी। तो आपको अभी जस्ट पढ़ के आया हो, हमारा जो हार्ट होता है चेस्ट कैविटी में रखा गया आता है। 32 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। पढ़िए, पूछा है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन द एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको बताना कौन सा ऑर्गन होता है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन पढ़िए, लीवर, पेनक्रियाज, किडनी या थायराइड ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए जो पेनक्रियाज होता है इसके अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। उसी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, अल्फा और बीटा सेल। और बीटा सेल ही हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो 33 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, पेनक्रियाज, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया विच टाइप्स ऑफ मसल्स इज अंडर वॉल्वेंट्री कंट्रोल। किस टाइप का मसल हमारे इच्छा अनुसार का काम करती है? और तो ऑप्शन पढ़िए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। ये दोनों मसल से इनवॉल्वेंट्री होती है। तो हमारा स्केलेटल मसल हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आ जाओ ना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी पाया जाता है उसका रोल क्या है? ऑप्शन पढ़िए, हार्मोन को प्रोडक्शन करना, फाइट विथ इन्फेक्शन के साथ लड़ना, ऑक्सीजन को कैरी करना या डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट को डाइजेशन करना। तो आपको पता नहीं आरबीसी का जो मेन रोल होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना हमारे पूरे बॉडी में। तो 35 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज टॉप 35 एमसीक्यू को डिस्कस कर लिए स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो साथ। थैंक यू सो मच।